हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नाम के चैप्टर की। ये क्या है, क्यों है, समझ लेते हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले हम इतना जान लेते हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है क्या। तो भाई, बोरोइंग का मतलब तो सबको पता है कि बोरोइंग क्या होता है। बोरोइंग का मतलब है पैसा उधार लेना। उधार तो हम किसी से भी ले सकते हैं, दोस्तों से भी ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। तो उधार किन-किन पर्पसेस के लिए लिया जाता है? बोरोइंग मतलब क्लियर है, उधार लेना। किन-किन पर्पस? मुझे शादी करनी है उसके लिए उधार ले लूं, मुझे ऑफिस डालना है उसके लिए उधार ले लूं, मुझे घूमने जाना है उसके लिए उधार ले लूं, मेरे को पिज्जा खाना है उसके लिए उधार ले लूं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए उधारी की बात चल रही है, कमर्शियल बोरोइंग। तो यहाँ हमें दो टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी, कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है, फिर एक और वर्ड इसमें एडेड है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब हमें बिजनेस के लिए पैसा उधार लेना है। और कहाँ से लेना है बॉस? बाहर से। बाहर म्हणजे बाहरगांव से नहीं, देश के बाहर से, फॉरेन सोर्सेस से हम पैसा उधार ले रहे हैं। अब जैसा कि आरबीआई बताता है, आरबीआई कहता है कि हम फॉरेन से पैसा दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो इक्विटी फाइनेंस के रूप में और एक डेट फाइनेंस के रूप में। इक्विटी फाइनेंस का तात्पर्य है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। इक्विटी में जब भी हम पैसा ले रहे हैं, यानी कि हम बदले में शेयर्स दे रहे हैं या कन्वर्टेबल डिबेंचर या जो भी चीजें हम दे रहे हैं, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर व्यक्ति की आपकी फर्म में ओनरशिप बन रही है, आपकी कंपनी में ओनरशिप आ रही है और आपको कोई भी रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आप ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूँ, रीपेमेंट करना चाहें तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूँ। अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो आप इक्विटी फाइनेंस रूप में जाएंगे, और वो चीज हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नाम के चैप्टर में पढ़ा है। अब यहाँ बहुत हम देख रहे हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में, यानी कि डेट फाइनेंस वाले रूट में जा रहे हैं। डेट फाइनेंस वाले रूट का मतलब ये है कि हम जो हमारा पैसा रिलीज कर रहे हैं या पैसा मंगवा रहे हैं, वो उसके बदले हम कोई शेयर्स नहीं दे रहे हैं, उसको हमारी कंपनी में ओनरशिप भी नहीं दी जा रही है, और हमें रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है। मतलब रीपेमेंट हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो बस ये चैप्टर हम चार्ट के फॉर्म में देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लैंग्वेज का बहुत ज्यादा बैरियर नहीं है। इसके अंदर आपको कीवर्ड्स मेंशन करना कंपलसरी है, जो कि पूरे इस चार्ट में मेंशन है। बाकी पूरी कैजुअल लैंग्वेज है। कैजुअल मतलब ऐसा नहीं दिस इज दी एंड आई विल राइट इक्विटी फाइनेंस डेट फाइनेंस, ऐसा नहीं। ठीक से लिखना है, साफ लिखना है, अच्छा लिखना है, और जो कि आप सब जानते हैं कैसे लिखना है। हमने क्लासेस में काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। पर अब लिखना क्या है, क्यों है और कैसे है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है बॉस। और सारे क्वेश्चंस हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। मैं इतना 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती, बट आई एश्योर इस वीडियो से और इस चार्ट के थ्रू आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ ईसीबी पे आते हैं हम। ईसीबी के कंसेप्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें मेजरली कवर करना है एलिजिबल लेंडर कौन है। जैसे जब हमने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ा था बॉस, तो उसमें देखा था एलिजिबल इन्वेस्टर मतलब कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, और एलिजिबल इन्वेस्टी मतलब किस किस एंटिटी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो वैसे ही हम यहाँ देखेंगे एलिजिबल इन्वेस्टर लेंडर के बारे में और एलिजिबल बोरोवर के बारे में। और ऑल्सो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के भी दो रूट होते हैं बॉस। एक ऑटोमेटिक, जिसमें हमें किसी के बाप से नहीं पूछने का, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और एक होता है अप्रूवल रूट, जिसमें पूछना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि ईसीबी लेने के दो ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है। इसके अंदर ना बस हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यूजुअली एक बंदा है, मान लो रिचर्ड, जो रहता है बाहर, फॉरेन का बंदा, विदेशी, और एक है राज, जो रहता है इंडिया में। राज रिचर्ड से पैसे मांग रहा है उधार। क्यों मांग रहा है? पिज्जा खाने के लिए मांग सकता है? बिल्कुल नहीं। हमें कमर्शियल बोरोइंग की बात करनी है, पर्सनल बोरोइंग की तो बात ही नहीं करनी है। तो भाई बिजनेस के लिए राज रिचर्ड से पैसे मांग रहा है। अब जो रिचर्ड है वो बोलता है कि भाई मैं तुझे पैसे भेज रहा हूँ। अब रिचर्ड ने पैसे भेज दिए डॉलर के फॉर्म में। अब राज को तो चाहिए थे रुपये के फॉर्म में, पर राज चाहता है कि उसके जो अपने क्रेडिटर्स हैं उनको वो डॉलर में पैसे चुका सकता है। तो बताओ, राज रिचर्ड से फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी ले सकता है या इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड? तो ईसीबी रेस करने के दो ऑप्शन है। 2016-17 पता नहीं किस अटेम्प्ट में, आई एम नॉट वेरी श्योर,
जब 3-4 साल पहले ही क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस टू रेज ईसीबी, वेज नहीं पूछा था भाई, ऑप्शन पूछा था। तो हमें ये आंसर लिखना था फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी और इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड। अगर आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी ले रहे हैं तो आपकी करेंसी ऑफ बोरोइंग वुड बी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी मतलब ये फॉर इंस्टेंस अगर यूरो में आए तो आप यूरो को डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हो दूसरी फॉर्म में। डॉलर है तो डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी होती है। जबकि इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड अगर आप ईसीबी ले रहे हैं तो वो इंडियन रुपी में आएगा, बापूजी उसके अंदर स्माइल करते होंगे और भारतीय मुद्रा के अंदर मिलेगा, आप उसको फर्दर कन्वर्ट नहीं करवा सकते, जो कि हम आगे देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ ईसीबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन नहीं, ऑप्शंस ऑफ रेजिंग ईसीबी, कन्वर्जन तो यहां पर आ गया। चलिए, अब है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। फॉरेन करेंसी अभी जो हमने दो टाइप पढ़े उसको डिटेल में देखते हैं। फॉर्म्स एंड टाइप्स, भाई साहब ये जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी है वो उसके कितने प्रकार है, मतलब कहां कहां से रेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोरो कर रहा हूं पिज्जा खाने के लिए पैसे, कमर्शियल पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़े, मुझे पिज्जा खाने के लिए पैसे चाहिए तो मैं अपने काफी सारे दोस्तों से मांग सकता हूँ। A1 से मांग सकता हूँ, A2 से मांग सकता हूँ, A3 से मांग सकता हूँ, मम्मी से मांग सकता हूँ, पापा से मांग सकता हूँ, भैया से, दीदी से। तो वैसे ही अगर मैं फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी ले रहा हूं तो मैं किस किस से ले सकता हूं। सबसे पहला है लोन फ्रॉम बैंक। अब अगर एग्जाम में ये चीज आए तो आपको ये लिखनी है हेडिंग के फॉर्म में कि लोन फ्रॉम बैंक है, फिर आपने लिखना है ये सारी हेडिंग्स। अब लोन फ्रॉम बैंक आप लिख के अंदर लिखेंगे फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी कैन बी रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम बैंक बियरिंग फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। There is no compulsion regarding rate of interest that it should be fixed or floating. It can be opted in any other way. किसी भी चीज में ऑप्ट कर सकते हैं, फिक्स्ड में या फ्लोटिंग में। तो आपको ये समझ में आया लिखना कैसे है। आपको मेजरली याद रखना है यहाँ पर हेडिंग्स है। ठीक है बॉस। फिर है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का क्या मतलब हुआ, ऐसे बॉन्ड्स जिसको हम पूरे चैप्टर में आगे एफसीसी भी बोलेंगे। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, उसने बॉन्ड्स इश्यू करके, यार काइंड ऑफ डिबेंचर ही होता है। और अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर हो ना, फुल्ली कन्वर्टेबल, तो वो वही 2000 कौन सी 3 में जो आई थी ना नोटिफिकेशन, सितंबर 16 2003 में, तब से इसको ये कन्वर्टेबल डिबेंचर को एफडीआई के अंदर मानते हैं। फुल्ली कन्वर्टेबल को, हाँ पार्टी कन्वर्टेबल को तो इसी के अंदर मानते हैं, किसमें, ईसीबी में। तो आप लोन फ्रॉम बैंक ले सकते हो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ले सकते हो। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट मतलब ये उधारी पे माल बेचना, पर इट शुड बी बियॉन्ड 3 इयर्स। 3 इयर्स से अगर कम हुआ तो वो तो नॉर्मल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में नहीं जाएगा, वो नॉर्मल ओवरड्राफ्ट या एक नॉर्मल आपका उधारी वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है बॉस, ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट है डिबेंचर अदर देन फुल्ली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल होगा तो एफडीआई में चला जाएगा, अदरवाइज वो ईसीबी का पार्ट है। और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, एक्सचेंजेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब आप उसको किसी और में कन्वर्ट करवा सकते हैं, एक्सचेंजेबल मतलब उसके बदले में कुछ और ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल लीज, फाइनेंशियल लीज भी आपका एक ऑप्शन है ही। तो इस तरीके से आपके 6 टाइप्स या सोर्सेज हो गए फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी लेने के। अब आगे बढ़ के हम ये समझ लेते हैं कि फॉरेन करेंसी, चलो यही पढ़ लेते हैं पहले। इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी कौन सी है। इंडियन करेंसी में अगर हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर रहे हैं तो या तो आप लोन फ्रॉम बैंक ले सकते हो, सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, एक दो चीजें बदली हुई है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग सेम है। ट्रेड क्रेडिट 3 साल से पहले, ये इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड है तो रुपीज में आएगा। फाइनेंशियल लीज भी सेम है। ठीक है, बॉन्ड डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स या बॉन्ड अदर देन फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये भी सेम है। प्लेन वैनिला बॉन्ड, ये रुपी डिनोमिनेटेड होता है स्पेसिफिकली, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड किया है। मतलब आपने अगर पुराना याद कर लिया तो आप सेम यहाँ पर लिख सकते हैं, बस आपको इसमें प्लेन वैनिला बॉन्ड ऐड करना है। ठीक है बस। अब अच्छा सर, इसमें हम क्या लिखेंगे अंदर, लोन वोन का समझ में आ गया। प्लेन वैनिला बॉन्ड अगर हेडिंग डालें आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इफ डिनोमिनेटेड इन रुपी या रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी कैन आल्सो बी फर्दर रेज्ड यूजिंग प्लेन वैनिला बॉन्ड एज वन ऑफ इट्स ऑप्शन। ऐसे करके आप लाइन बना लें। सिंपल लाइन ना लिखें, ऐसी देसी लाइन एकदम अजीब सी, प्लेन वैनिला बॉन्ड रेजेस ईसीबी रुपी डिनोमिनेटेड, नहीं,
फालतू छपरी लाइन नहीं, अच्छी लैंग्वेज लिखे, मार्क्स मिलते पूरे। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी में एलिजिबल बोरोअर कौन है? अब आई हमारी मेन चीज, एलिजिबल बोरोअर की बात चल रही है बॉस, लेंडर की नहीं। नहीं, बोरोअर मतलब कौन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी ले सकता है। जैसे हमारा सवाल है, क्या क्या कोने पे बैठा पनवाड़ी पान की दुकान वाला विदेश से लोन ले सकता है? नहीं बहुत बॉस, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो भाई एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई। अब हमने वहां पर एलिजिबल इन्वेस्टी एंटिटी के बारे में पढ़ा था एफडीआई में। वो सारी एंटिटियां जो एफडीआई लेने के लिए योग्य है या क्वालिफाइड है, वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी भी ले सकती है। पोर्ट ट्रस्ट, नाउ व्हाट इज पोर्ट ट्रस्ट? ये बंदरगाह होते हैं ना, पोर्ट मतलब ये जो सी पोर्ट्स होते हैं, उनके भी ट्रस्ट बने हुए होते हैं जो आगे डेवलप करते हैं ताकि फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहे। वो भी एलिजिबल है। यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये तो डेफिनेटली एलिजिबल है। सिडबी, ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी ले सकता है। एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एलिजिबल बोरोवर है, लेंडर लिस्ट नहीं। क्लियर है? फिर आता है इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, तो इसमें एलिजिबल बोरोवर कौन है? वही वो 5 बोरोवर जो हमने ऊपर पढ़े, वो सब सेम है। सिडबी, एक्सिम बैंक, यूनिट्स इन एसईजेड, पोर्ट ट्रस्ट, एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई। एक और चीज ऐड होगी, रजिस्टर्ड एंटिटीज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी, मतलब ये खुद उधार दे रहे हैं या खुद एक काइंड ऑफ हेल्प वाला काम कर रहे हैं। उसके अंदर भी स्पेसिफिकली लिस्ट है, रजिस्टर्ड एनजीओ कंपनी सेक्शन 8 वाली, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, एनजीओज, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये लोग भी इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। कौन पैसा दे सकता है उधार, लैंड कौन कर सकता है? तो एक रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है? ये हमने मनी लॉन्ड्रिंग वाले एक्ट में अच्छे से पढ़ा था, एफएटीएफ। भाई ये क्यों हमें उधार दे सकता है? तो बस लोग ना मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने के लिए ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसमें से एक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये भी अगर किसी व्यक्ति को या किसी देश को, या जैसे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या एक्सिम बैंक, उनको लोन दे सकता है। ठीक है, मल्टीलैटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका मल्टीलैटरल या रीजनल लेवल पे काम है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, अलग अलग जगह पे फैला हुआ है, या एचडीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एलआईसी वगैरह, ये भी लोन दे सकते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति भी दे सकता है, अगर इंडिविजुअल भी दे सकता है सब्जेक्ट टू उसके पास फॉरेन इक्विटी है, तो फॉरेन इक्विटी होल्डर या फॉरेन बॉन्ड होल्डर या फॉरेन डिबेंचर्स जिसके पास है, मतलब उसके पास ये है तो वो इसी के फॉर्म में लोन दे देगा, बोले तुम रख लो। ठीक है, फॉरेन ब्रांचेज या सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक, ये भी दे सकते हैं। रेसिडेंट ऑफ इंडियन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, आईओएससीओ, ये भी लोन दे सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। नाउ व्हाट इज ऑल इन कॉस्ट सीलिंग? तो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग जो ऐसी चीज होती है कि बॉस, ऑल इन कॉस्ट का सबसे पहले तो ये सीलिंग का मतलब समझो कि ये क्या होता है। सीलिंग मतलब अपर लिमिट, छत वाली बात नहीं है। सीलिंग मतलब किसी चीज को, किसी लिमिट को वहीं रोक देना। और ऑल इन कॉस्ट मतलब ऑल इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में सब कुछ मिला लिया। अब भाई ये कॉस्ट क्या है? भाई जब हम उधार लेते हैं ना, तो उससे एसोसिएटेड काफी सारी कॉस्ट होती है, जैसे इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट के अलावा क्या होता है? नॉर्मल लोन पे तो हमने इंटरेस्ट ही सुना है, प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया। ठीक है, तो हमारे नॉर्मल इंडिया में लोन ले रहे हैं तो बहुत खर्चे नहीं है, बट फॉरेन से अगर हम लोन ले रहे हैं तो काफी सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये लिस्ट है, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग आइटम्स एंड इट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग आइटम। सर हमको ये ऑल इन कॉस्ट सीलिंग क्यों पढ़ने की जरूरत है? तो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग हमें इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, और इस पे ना आगे चल के एक्ट ने बॉस लिमिट भी लगाई हुई है। कौन सी लिमिट लगाई है? भाई ये इससे ज्यादा, जैसे फॉर इंस्टेंस हमने फेमा के अंदर पढ़ा है कि हम एक लिमिट से ज्यादा पैसा बाहर नहीं भेज सकते। रिपार्टीशन पढ़ा था ना हमने, रेमिटेंस पढ़ा था, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर।
तो भाई मैंने, और उसमें लोन रीपे करने में कोई लिमिट नहीं थी। सोचो मैं $1 लाख का लोन ले लूं और उस पे ब्याज दूं 50% साल, और लोन न चुकाऊं, हर साल सिर्फ ब्याज चुकाऊं। भाई मैं $50,000, अब ये तो 1 लाख बोला, 100 लाख का ले लूं तो $50 लाख मैं सिर्फ और सिर्फ ब्याज चुका रहा हूँ। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे नहीं होता है। तो आप इंडिया का पैसा फॉरेन में पार्क करते जाएंगे, फॉरेन में भेजते जाएंगे, बहुत गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑल इन कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल इंक्लूड होगा। अदर फीस में हेजिंग फीस, हेजिंग क्या होता है, जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह बनाते हैं ना, वो तो हमें किसी से कवर करवानी पड़ती है, हेज करवाना पड़ता है। आगे ये स्पेसिफिक अलग से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक, एक्सपेंसेस मतलब फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन, डॉलर कभी 70 का कभी 80 का, तो हमें जो नुकसान होता है वो भी इसमें आएगा। प्रोसेसिंग फीस वाले चार्जेस भी आएंगे, गारंटी फीस या एक्सटर्नल कमर्शियल असिस्टिंग चार्जेस, ये ऐसे चार्जेस होते हैं कोई बाहर का व्यक्ति आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग दिलवा रहा है और वो आपको उसमें असिस्ट कर रहा है, तो उसके जो चार्ज होते हैं वो। इट डज नॉट इंक्लूड, ये क्या स्पेसिफिकली नहीं आएगा, कमिटमेंट फीस। एक होती है कमिटमेंट फीस। कमिटमेंट फीस मतलब क्या होता है बॉस, तो जैसे हम किसी से लोन ले रहे हैं ना, जब हम लोन लेते हैं ना, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है भाई, कि हम उसका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आजकल ना नया सिस्टम आ गया, जैसे क्रेडिट कार्ड है, आपकी क्रेडिट कार्ड में लिमिट है 50,000 की लिमिट है। मैं पूरा अमाउंट, मैंने जितना अमाउंट यूज करूंगा उसके ऊपर मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है, पैसा कैसा दूंगा, मतलब ब्याज दूंगा। पैसा तो लौटाना ही है, प्रिंसिपल ब्याज भी देना। पर बॉस अगर मेरे पास खाते में पैसा पड़ा है, मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूँ, अनयूज्ड क्रेडिट है, जैसे ओडी लिमिट है, अनयूज्ड क्रेडिट, तो उस पर भी कुछ कमिटमेंट होता है ना, कि कम से कम, जैसे मैंने आपसे 10 लाख का लोन ले लिया, अब मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं ब्याज नहीं दूंगा? एक बेसिक फीस देना होती है, उसे बोलते हैं कमिटमेंट फीस, दैट इज फीस ऑन अनयूज्ड क्रेडिट। सर इंटरेस्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ब्याज तब होगा जब मैं यूज करूंगा, इसको कमिटमेंट फीस ही नाम दिया है, वो इसके अंदर नहीं आएगा। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन ईसीबी, जो इंटरेस्ट हम ईसीबी पे देंगे उसका जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं वो नहीं आएगा। विथ होल्डिंग टैक्स पेबल, अगर हम कोई टैक्स हमें देना है वो नहीं दे रहे, वो भी नहीं आएगा। तो दिस इज कॉस्ट, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। अब हम इसके लिमिट पे जाते हैं कि ऑल इन कॉस्ट सीलिंग कितनी होना चाहिए। तो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग जो है वो एक बेंचमार्क रेट, बेंचमार्क रेट फॉर इंस्टेंस 10, अभी इसको छुपा दो, इसको मत देखो। एक बेंचमार्क रेट होता है, बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट मान लो 10%, उस पे आप 450 बीपीएस स्प्रेड। ठीक है, बीपीएस स्प्रेड क्या होता है, बीपीएस स्प्रेड एक ऐसा 1/10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वन 1/10 या आई थिंक 1/100 होता है, पर नहीं, जहां तक मुझे ध्यान है 1/10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये ना बीपीएस स्प्रेड इज एक टाइप का एक स्प्रेड होता है कि जब आप इंटरेस्ट में थोड़ा सा इजाफा कर सकते हो, थोड़ा सा इजाफा। जैसे मेरा अगर 10% ये है, तो इसका 0.01%, 1/10 यानी 100% हो गया, 1% का इतना छोटा हिस्सा, तो 450 मतलब इसको मैं 10.45% इंटरेस्ट तक ले जा सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेंचमार्क रेट क्या ले, सबसे बड़ी बात ये, अगर मैं फॉरेन से स्टैंडर्ड रेट क्या ले, मतलब अगर मेरा फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी है, तो मेरा ये लिबोर जो है वो लूंगा या फिर यूरिबोर लूंगा। तो लिबोर जो होता है वो होता है लंदन इंटरबैंक, लंदन इंटरबैंक जो भी ट्रांजैक्शनल रेट होता है, ऑपरेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें ना जो इंटरनेशनल लेवल पे अडॉप्टेड है, जो बैंक्स लंदन की जो बैंक है या जो भी बैंक आपस में फॉरेन बैंक एक दूसरे को क्रेडिट देती है, उधार देती है, वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करती है। वैसे यूरिबोर होता है, ये यूरोप का इंटरबैंक ऑपरेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये भी बॉस स्टैंडर्ड रेट की तरह लिया जा सकता है, कब, जब आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी ले रहे हो। लेकिन अगर आप इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी ले रहे हो, तो जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे यील्ड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उतना आप स्टैंडर्ड रेट या बेंचमार्क रेट मान सकते हो। तो भाई ऑल इन कॉस्ट सीलिंग की क्या लिमिट है, बेंचमार्क रेट प्लस 450 बीपीएस स्प्रेड। अब बेंचमार्क रेट अलग अलग है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी के लिए और इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी के लिए। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी के लिए दो ऑप्शन है, लिबोर और यूरिबोर, और इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड के लिए यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है,
नाउ ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम के अंदर अगर इश्यू रिलेटेड एक्सपेंस है, ये बहुत ज्यादा अलग से नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो उसी टॉपिक को एक्सटेंड करके मतलब अलग से पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस इन ऑल इन कॉस्ट पर सेलिंग, या फिर व्हाट इज द लिमिट रिगार्डिंग इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस इन ऑल इन कॉस्ट सेलिंग। इश्यू रिलेटेड एक्सपेंस अगर हम कर रहे हैं, जैसे हम जो भी हम सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, तो अगर हमारा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में हम इशू कर रहे हैं तो उससे इश्यू रिलेटेड एक्सपेंस 4% ऑफ इश्यू साइज से ऊपर नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मेरे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है 100 लाख के, तो मैं 100 लाख में से 4% यानी कि 4 लाख से ज्यादा इश्यू एक्सपेंस नहीं कर सकता हूँ। और अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट जान पहचान वाले लोगों को कर रहा हूँ तो 2% से ज्यादा नहीं। ठीक है, अब अदर कॉस्ट में क्या क्या आता है बॉस? अदर कॉस्ट भी हमने देखी है। प्रीपेमेंट चार्जेस मतलब हम लोन फोरक्लोज करते हैं, ठीक है, फोरक्लोजर से ज्यादा जो भी होता है उसका चार्जेस। और पीनल इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट और ब्रीच ऑफ कॉवेनेंट मतलब अगर हम टाइम पे ईएमआई नहीं चुका पाए तो पेनल्टी लगती वो। तो इट शुड नॉट बी अबाउट 2% ओवर एंड अबाउट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पे अगर ये 10% है तो वो 12%, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अदर कॉस्ट इज आउटसाइड ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, और ये ऑल इन कॉस्ट सीलिंग में इंक्लूडेड नहीं है, तो इट डज नॉट इंक्लूड में यहाँ हम एक और अदर कॉस्ट भी लिख दो। आई होप ये नोट सबके पास है, और अगर नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल प्लीज ना करें, व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको ये नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ और असिस्टेंस, अगर आपको इस चैप्टर का स्पेसिफिकली क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप वो भी मुझे व्हाट्सएप पे बोलकर मांग सकते हैं। चलिए, उसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई हमें आंसर कैसे लिखना है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग चैप्टर पे। बस मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है? MAAP, जैसे मैं 3 दिन के लिए विदेश से उधार मांग सकता हूँ, 4 दिन के लिए विदेश से उधार मांग सकता हूँ, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए। मजाक लगा रखा है क्या भाई? छोटे बच्चे हैं क्या तो 2 दिन के लिए पैसे उधार मांग रहे हो? सरकार बोल देगी आपको ये तो कि क्या कर रहे हो बॉस, हाँ, छोटी बच्ची हो क्या? ऐसे बोलेगी गवर्नमेंट आपको? मजाक लगा रखा है नहीं। आपको कम से कम 3 साल एवरेज मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड, नॉर्मल में जहां स्पेसिफाई है 10 साल 5 साल उतना है, जहां मेंशन नहीं वहां पे 3 साल है। तो भाई लिमिट बता रखी है कि कहाँ कितना मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड होना चाहिए, इतने टाइम बाद ही आपको पैसा लौटाना है। ईसीबी रेज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पैसा उठा रही है 50 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर, तो उसका एवरेज मेच्योरिटी पीरियड सिर्फ 1 साल भी होगा तो चलेगा। 50 मिलियन से ऊपर उठा रही है तो 3 साल। वैसे ही अगर ईसीबी रेज्ड फॉर, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का था, अगर कोई जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रहा है फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर मतलब इंडिविजुअल से, तो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड 5 साल। अगर कोई एनबीएफसी से पैसा उठा रहा है तो 10 साल, और अदर केसेस में 10 साल, नॉर्मली 10 साल है अदर केसेस में। और ईसीबी फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, मान लो मैंने एसबीआई बैंक से, एसबीआई का तो खैर वैसे ही दुख भरी दास्तां, उसको कौन पैसा नहीं चुकाता है, मालिया माल हो गए लोग। एसबीआई से अगर मैंने 1 करोड़ का लोन ले रखा है, बिजनेस लोन ही, और उसे चुकाने के लिए मैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रहा हूँ, यानी कि रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के लिए मैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रहा हूँ, तो उस केस में जो मेरा एवरेज मेच्योरिटी पीरियड है या मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड है वो कितना होगा, तो ये देख लेते हैं। अगर मैंने रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के लिए पैसा उठाया है और फॉरेन इक्विटी होल्डर से उठाया है तो 5 साल, एनबीएफसी से उठाया है, किसी भी अदर से उठाया है, एंड रुपी लोन इज ऑब्टेन्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंस तो 7 साल, अदर देन कैपिटल एक्सपेंस 10 साल। इन चार्ट को देख के इतना समझ आया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पूछा जा सकता है 50 मिलियन तक हो तो 1 साल, 50 से ऊपर हो तो 3 साल। वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस फॉरेन इक्विटी होल्डर से लिया तो भाई फॉरेन इक्विटी होल्डर से किधर भी पैसा लो, चाहे वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए लो चाहे रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के लिए, 5 साल से ज्यादा नहीं है। एनबीएफसी से कहीं भी लोगे 10 साल, अदर के लिए 10 साल। रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के लिए फॉरेन इक्विटी होल्डर से 5 साल, एनबीएफसी या कहीं से भी पैसा ले रहे हो अगर कैपिटल एक्सपेंस के लिए 7 साल, अदर देन कैपिटल एक्सपेंस 10 साल। अगला टॉपिक है एंड यूज नेगेटिव लिस्ट। नाउ व्हाट इज एंड यूज नेगेटिव लिस्ट? ईसीबी किन किन पर्पसेस के लिए यूज
नहीं किया जा सकता है। ये एंड यूज नेगेटिव लिस्ट है कि भाई अगर आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रहे हो तो इन पर्पस के लिए ईसीबी का इस्तेमाल न करें। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि फॉर व्हाट पर्पसेस ईसीबी कैन नॉट बी यूज्ड, या ईसीबी वंस ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर फॉलोइंग यूजेस, या ईसीबी ऑब्टेन्ड कैन नेवर बी एम्प्लॉयड या यूज्ड इन फ्यू पर्पसेस, व्हाट आर दे? कमेंट। आप अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर लो, आप रियल एस्टेट एक्टिविटी में नहीं जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट में नहीं जा सकते हो, उधर से पैसा लाओ यहाँ से डबल करो 21 दिन में और उनको वापस दे दो, ऐसा नहीं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हो। और अगर आपने वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए लोन लिया है तो उसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसमें कुछ एक्सेप्शन। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लिया उसमें भी एक्सेप्शन है। रुपी रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के लिए लिया है उसमें भी एक्सेप्शन है, या फर्दर किसी को लैंड करने के लिए लिया है उसमें भी एक्सेप्शन है। तो ये तो एक्सेप्शन हो गए कि इसमें आप यूज कर सकते हो। तो भाई एक्सेप्शन भी पूछ सकते हैं कि किन 4 पर्पसेस के लिए आप ईसीबी ले सकते हो, तो इनके लिए ले सकते हैं। और ये बाकी नीचे इनके मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड्स लिखे हैं। फॉरेन इक्विटी होल्डर्स लोग तो 5 साल 10 साल, ठीक है, सेम है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरोइंग, मतलब हमने एक बार एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले लिया, उसके बाद हम करेंसी बदल रहे हैं। तो अगर हम फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में लिया है, मतलब फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी लिया है, तो हम जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं। चाहे तो अदर फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में करवा लें, हाँ जिस करेंसी में हम कन्वर्ट करवा रहे हैं वो फ्रीली कन्वर्टेबल होना चाहिए। चाहे तो हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवा लें। अगर हमने इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी लिया है तो चेंज ऑफ करेंसी टू फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी नॉट परमिटेड। रुपीज में लाए हो तो रुपीज में ही रखना होगा, डॉलर में लाए हो तो किसी में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लिमिट एंड लेवरेज। लिमिट एंड लेवरेज से आप क्या समझते हैं? तो बॉस लिमिट एंड लेवरेज, लिमिट तो हम ये समझते हैं कि इससे ज्यादा ईसीबी हम नहीं ले सकते, इससे ज्यादा अमाउंट हम ईसीबी के थ्रू नहीं रेज कर सकते। लेवरेज मतलब हम क्या लोन ही लोन लेते रहेंगे? इक्विटी कितनी होना चाहिए इस लोन के अगेंस्ट में? वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आप काफी अच्छे से लेवरेज पढ़ चुके होंगे। तो बॉस अगर एलिजिबल बोरोअर अंडर ऑटोमेटिक रूट, कोई बंदा ऑटोमेटिक रूट में लिमिट ले रहा है, सॉरी ईसीबी ले रहा है और एलिजिबल बोरोअर है, तो वो 750 मिलियन यूएस डॉलर तक ले सकता है। ठीक है, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी भी ले सकता है, और अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी ले रहा है तो फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी होल्डर से या अदर से। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल है, कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हाँ इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी ले सकते हैं, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी भी ले सकते हैं। और अगर अप्रूवल रूट के थ्रू ले रहा है तो जो लिमिट अप्रूवल में दी है, आरबीआई ने जितना अप्रूव कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना अप्रूव कर दिया उतना ऑटोमेटिक रूट में 750 मिलियन तक है। अच्छा सर, ऑटोमेटिक रूट में 750 मिलियन से ऊपर जाना है तो बॉस आप अपने आप अप्रूवल रूट में चले जाओगे ना। ठीक है, क्लियर है? तो अब ईसीबी और इक्विटी का क्या रेशियो होना चाहिए, यानी कि डेट और इक्विटी का क्या रेशियो होना चाहिए? यहाँ पे 7:1 होना चाहिए। अब जब आउटस्टैंडिंग लोन इज लेस देन यूएस डॉलर 5 मिलियन और इक्विवेलेंट, 5 मिलियन से अगर कम है तो ये 7:1 रूल अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अगर आपका यूएस डॉलर लोन, आपका यूएस डॉलर 5 मिलियन से कम है या उसके बराबर है तो आपको 7:1 मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग ना, बोरोड अमाउंट की आउटस्टैंडिंग रीपेमेंट करने के लिए कितना बचा है, यूएस डॉलर 5 मिलियन से ज्यादा है तो आपको 7:1 वाला फंडा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स मतलब हम ईसीबी प्रोसीड को कहाँ पार्क कर सकते हैं? पार्क मतलब कहाँ यूज कर सकते हैं, ऐसा ना सर, नहीं मेरे भाई। पार्क करने का मतलब होता है रखना। जैसे घर में कोई रिश्तेदार आया, हमें दे गया 500 रुपए, तो मैं हाल फिलहाल उसको कहाँ रखूं? अपनी जेब में रख लूं, पापा की जेब में रख दूं, गुल्लक में डाल दूं, मम्मी के पर्स में रख दूं, वो। तो पार्किंग ऑफ ईसीबी मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो हमारे पास आई है उसको खुद की जेब में तो रख नहीं सकते हो, बैंक खाते में रखना पड़ेगा ना। तो कौन से बैंक खाते में? इंडिया के बैंक खाते में रखूं कि फॉरेन के बैंक खाते में रखूं, ये भी देखना है। तो दोनों चीज लिखा है। पार्किंग ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग
प्रोसीड्स अब्रॉड मतलब बाहर, और इधर लिखा है पार्किंग ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की प्रोसीड्स इन इंडिया। तो अगर आप फॉरेन में पार्क करना चाह रहे हैं तो आप किस किस में कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले सकते हो, ट्रेजरी बिल्स या अदर इंस्ट्रूमेंट में। मतलब जैसे मैंने 100 करोड़ का लोन ले लिया, एक साथ यूज आएगा नहीं ना बस, 20 करोड़ यूज करा, बाकी इन्वेस्ट कर दिया। आप डिपॉजिट कर सकते हो किसी बैंक में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले सकते हो, ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगा सकते हो या अदर इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो। पर ये डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या ट्रेजरी बिल या अदर इंस्ट्रूमेंट, इनकी ये फॉलोइंग क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना याद रहेगा भी नहीं। तो बस इतना ध्यान रखिए कि इनकी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर फॉरेन ब्रांच या सब्सिडरी ऑफ इंडियन ब्रांच, किसी भी बैंक की उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हो अपनी फर्म में भी। और अगर आप पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स इन इंडिया, तो ईसीबी फॉर रुपी एक्सपेंसेस रिपाट्रिएटेड टू इंडिया, ईडी कैटेगरी 1 बैंक, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ईडी कैटेगरी 1 बैंक के पास जा सकता है। उसमें आप अकाउंट डिपॉजिट कर दो या टर्म डिपॉजिट कर दो। टर्म डिपॉजिट विद मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 महीने, और ये टर्म डिपॉजिट अनएनकम्बर्ड होना चाहिए, इस पे कोई लोन वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई सिक्योरिटी या फ्लोटिंग चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये 12 महीने तक कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। बस यही है। एक बार ये फिर से बता देता हूँ, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स इन इंडिया, ईसीबी फॉर रुपी एक्सपेंसेस रिपाट्रिएटेड टू इंडिया। रुपी एक्सपेंसेस मतलब जो इंडिया में खर्चे के लिए जो हम पैसा लाए हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने रुपी डेनोमिनेटेड ईसीबी लिया है, या मान लो मैंने फॉरेन करेंसी डेनोमिनेटेड भी लिया है, पर मैं इंडिया में पैसा लाया हूँ फॉर रुपी एक्सपेंसेस रिपाट्रिएटेड टू इंडिया। मतलब मेरे को यहाँ पे खर्चा करना है 100 करोड़ में से 20 करोड़, तो 20 करोड़ लिया है, अभी 2 करोड़ यूज आएंगे, तो बचे हुए 18 करोड़ को क्या करूंगा मैं, ईडी कैटेगरी 1 बैंक के पास रखूंगा। ईडी कैटेगरी 1 बैंक के पास गया, सर सर मेरे 20 करोड़ रख लो। किधर रखे, अकाउंट डिपॉजिट में, टर्म डिपॉजिट में। क्या क्या होता है अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट टाइप का डिपॉजिट, जब चाहो निकाल सको। टर्म डिपॉजिट मतलब काइंड ऑफ एफडी, एफडी कर दो 5 साल की, खा के एफडी कर दो 5 साल की, 12 महीने से ज्यादा की टर्म डिपॉजिट नहीं कर सकते हो आप। अच्छा, फिर उस एफडी पे लोन मिल जाएगा क्या, उसको कहीं पे गिरवी रख सकते हैं? नहीं, अनएनकम्बर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द रेलेवेंट पार्ट रिगार्डिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। है काफी बड़ा ये चैप्टर, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से एज ऑफ नाउ टाइम बचाते हुए अगर हमें रिवाइज करना है तो इसी तरीके से हम इसे रिवाइज कर सकते हैं। और फिलहाल और आप चाहें तो आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में क्या क्या हम चीजें पढ़ते हैं, इसकी कंटेंट शीट कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, वो आप चाहें तो एक बार एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इसकी कंटेंट शीट में ये पार्ट 1 है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले से 11 तक, 11th पॉइंट तक, 1 to 11 ये है, और 11 के बाद में ये चीज है 24 तक, ठीक है, ये चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है ये था ईसीबी के जो इनिशियल टॉपिक्स है वो। अब बाकी के टॉपिक्स हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो के अंदर हम इसे पढ़ेंगे। बाकी के सारे टॉपिक्स हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अभी जो हमने जितना पढ़ा है वो हमने पढ़ा है आई थिंक पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स, ठीक है, हमने पढ़ लिया है 14th टॉपिक तक। हमारे टोटल इस चैप्टर में 24 टॉपिक्स हैं, हमने 14 टॉपिक तक हमने हो लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद से अगले 24 टॉपिक्स हम 15 से लेकर 24 अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए।